वेलकम बैक टू साइंस राइजर क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखोगे तो पढ़ोगे और इसको सीखोगे तो बड़े हैप्पी हो जाओगे। अब खुश होने के दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और दूसरा रीजन ये है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर। तो दोनों लिहाज से इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, मेन टॉपिक पे आते हैं। किरचॉफ्स ने क्या बताया था। एक्चुअल में क्या चल रहा था कि जब हमारे पास कोई सिंपल से सर्किट दिए गए थे, उस सिंपल से सर्किट को हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कंटेंट मटेरियल मेरे को आपके साथ शेयर करना तो वहीं पे शेयर होता है। इसलिए क्या हुआ था एक्चुअल में ऐसा चल रहा था कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये सर्किट है, और इस सर्किट के अंदर हमने एक बैटरी ठोक दी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसकी जो वोल्टेज है वो हो गई 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। ठीक है, अब अगर मेरे से कोई पूछता कि इसके पास कितना करंट होगा तो बता दीजिए, मैं फार्मूला लगा देता था V इजिकल टू आई आर। अब I निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, V बाय में R, मतलब 10 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 1 एंपियर करंट आ गया, दोनों डिवाइड होंगे तो। ठीक है, इसको मैंने सोल्व कर लिया। अब ये सारी चीजें सिंपल थी, सिंपल चीजों को तो सोल्व कर सकते हैं, बट किरचॉफ ने क्या कहा कि अगर ये सिंपल ना होकर के थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए, यानी कि ये चीजें कुछ ऐसी हो जाए जिसमें बहुत सारी बैटरीज लगा दिया जाए, बहुत सारे रेजिस्टेंस ठोक दिए जाए, मतलब उस चीज को कॉम्प्लेक्स अगर बना दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, तो कैसे वो सोल्व की जाएगी, तो उसके बारे में डिस्कशन हमें करना है। अगर हमें उसके बारे में डिस्कशन करना है तो देखिए फिर क्या करना होगा हमें। चलिए, अब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करते हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा, सिंपल से सर्किट, और कॉम्प्लेक्स सर्किट की सॉल्यूशन के लिए हमें किसका पास जाना पड़ा, किरचॉफ्स लॉ के पास जाना पड़ा। अब किरचॉफ्स के दो नियम बताए गए। पहला जो नियम है, पहला जो लॉ है वो है किरचॉफ्स जंक्शन रूल या करंट रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, और या इसी को कहते हैं किरचॉफ्स करंट रूल, केसीएल करंट रूल। इसी प्रकार जो सेकंड बताया वो हो गया था किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, वोल्टेज रूल या किरचॉफ्स मैश रूल, या इसी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स मैश रूल, या इसी को बोला जाता है किरचॉफ्स लूप रूल, जिसको हम क्या कहते हैं, केवीएल कहते हैं। ये दो टाइप के हमने ला यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, किरचॉफ्स के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम इनको पढ़ेंगे, अच्छे एग्जांपल्स के साथ इनको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले की बात करते हैं किरचॉफ्स की। सबसे पहला जो होगा दैट इज द किरचॉफ्स किरचॉफ्स जंक्शन रूल या करंट रूल। इसी किरचॉफ्स के जंक्शन रूल को हम क्या कहते हैं, केसीएल कहते हैं, केसीएल। इसको हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए हमने कोई एक पॉइंट मान लिया। अब सपोज कीजिए मैंने यहां पे एक पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर जितने भी करंट आके मिल रहे होंगे, सपोज कीजिए कि कोई करंट इस तरफ से आके इस पे मिल रहा है, कोई इस तरफ से आके इस पे मिल रहा है, कोई इस तरफ से आया है, कोई गया है, और कोई इस तरफ से आया, इस प्रकार से। अब सपोज कीजिए कि यहां पे कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट इससे बाहर निकल के जा रहे हैं, इस प्रकार ये ले लिया इन्होंने, इस प्रकार से ले लिया। ये कहता है कि सपोज कीजिए कि जो I1 करंट है वो इसमें आके मिल रहा है, I2 करंट भी इस जंक्शन में आके मिल रहा है, I3 करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, I4 करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, I6 करंट यहां से खत्म हो रहा है, और I7 करंट भी यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है बाहर, इस प्रकार। इस रूल का कहने का मतलब यह है कि इस जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट आके मिलते हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। ये कहता है किरचॉफ्स का जंक्शन रूल। क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, जिस जंक्शन के ऊपर उनकी मीटिंग होती है और उनके ऊपर उन सभी करंट का जो एल्जेब्रिक सम है, उसी को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स का करंट रूल या किरचॉफ्स का जंक्शन रूल। तो क्या कहता है किरचॉफ्स का जंक्शन रूल, एट ए जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, लिखेंगे हम, दैट इज algebraic sum of all the current, algebraic sum of all the current meeting at a junction
इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये कहती है बात कि सभी का अलजेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब हमने कुछ एक बात सोची और हमने ये सोच लिया कि जो इनवर्ड करंट होगा जो इससे चल रहा है, इनवर्ड और या कह सकते हो टुवर्ड्स द जंक्शन, इनवर्ड की जगह इससे अच्छा वर्ड यूज कर लो तुम, टुवर्ड्स जंक्शन, टुवर्ड जंक्शन, टुवर्ड जंक्शन की सारी डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव ले लेता हूं। टुवर्ड जंक्शन के सारे करंट को पॉजिटिव ले सकता हूं और अवे फ्रॉम जंक्शन से ले लेता हूं, अवे जो जंक्शन होगा उसको हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, और जंक्शन से जो दूर जा रहा है उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अब सपोज कीजिए कि सबसे पहले हम I1 की बात करते हैं, तो I1 जंक्शन की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस का ले लिया, I2 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है इसलिए हमने किसका ले लिया, प्लस का ले लिया। अब I3 जंक्शन से दूर जा रहा है, अगर I3 जंक्शन से दूर जा रहा है मैं किसका लूंगा, इसको नेगेटिव का लूंगा, तो I3 किसका ले लिया, माइनस का। I4 भी जंक्शन से दूर जा रहा है उसको भी हमने क्या ले लिया, नेगेटिव में ले लिया। I6 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो हम उसको क्या लेंगे, प्लस का ले लेंगे। I7 जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए हम उसको किसका ले लेंगे, नेगेटिव। और इन सभी का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स का जंक्शन रूल बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये बहुत सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं। सपोज करो कि बहुत सारी जो है एक ऐसी झोपड़पट्टी है या फिर ऐसा एक इलाका है, आपने देखा होगा कि आजकल हमारे स्लम एरिया बहुत फैले हुए हैं और वो इसलिए उनको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन बच्चों तक भी वो एजुकेशन पहुंचे, और एजुकेशन उन तक जाएगी तो वो अपने स्तर को उठा सकते हैं, हम लिटरेसी रेट को उठा सकते हैं। आपको पता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, इस चीज के लिए एजुकेशन ही मोस्ट पावरफुल वेपन है, और मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि मेरे थ्रू किसी की मदद हो जाए, उसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। तो ऐसा अगर होता है कि सपोज कीजिए कि बहुत सारी यहाँ पे ये सड़कें आपको दिखाई दे रही है और इस जंक्शन के ऊपर आके मिल रही हैं, ठीक है। अब ये कहना इसके कहने का मतलब है कि कोई इंसान यहाँ पे आ रहा है या कोई इंसान यहाँ से जा रहा है, अगर उन सभी का सम करते हैं तो टोटल 0 के बराबर आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर 5 इंसान आए हैं तो 5 यहां से चले जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 5 इंसान यहां से मिलके यहां पर पहुंच गए, तो जैसे ही वो पहुंचेंगे यहां से 5 निकल के वापस चल पड़ेंगे। समझ आई बात। सपोज कीजिए कि पहला इंसान इससे आया, दूसरा इंसान इससे आया, तीसरा इंसान इससे आया, तीनों यहां पे आके मिल गए, तो यहां पे जो 3 खड़े थे इन तीनों से बाहर निकल जाएंगे। तो अब भी वहां पे सम कितना रहा, 0। पहले भी जितना था बाद में भी उतना, उस वही एग्जांपल यहां पे समझाना चाहते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, आप घर में हेड पंप का यूज करते हैं या वाटर पंप का यूज करते हैं, जिसको मोटर बोला जाता है, पानी वाली मोटर जिसको बोलते हैं। अब जैसे ही आपने क्या किया, आपने पानी वाली मोटर में पानी आ गया, आपने वहां पे ट्यूब लगाई और दूसरे तरफ जहां पे आपको टैंक जो भरना है वहां पे भी लगा दी, तो जितना वाटर पानी वाली मोटर स्टार्ट से डाल रही है उतना ही वो टैंक में जा रहा है। मतलब इस एंड से समझाने का मतलब ये है कि ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब आपने ली, इस एंड से जितना वाटर एंटर किया है उतना ही वाटर यहां से बाहर निकल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई वाटर और ऐड हो गया। अगर यहां से 1 सेकंड के अंदर 1 लीटर वाटर यहां से एंटर कर रहा है, तो यहां से भी उसी 1 सेकंड के अंदर 1 लीटर वाटर क्या करेगा, बाहर निकलेगा। यानी कि अगर हमने यहां से क्या किया, हमने एक बड़ा टैंक लिया, उसके अंदर मोटर डाल दी और उस टैंक के अंदर 10 लीटर वाटर है, ठीक है। मोटर 10 लीटर वाटर को यहां से इसमें शिफ्ट कर देगी, उसके बाद तो नहीं हुआ, यानी कि 10 लीटर इस तरफ से गया, 10 लीटर बाहर से आ गया, तो मतलब जितना जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं आपको यहां पे एक बात समझाना चाहता हूं कि जो करंट होता है, करंट के बनने का जो बेसिक रीजन होता है वो कौन होता है, चार्ज होता है। मैं यहां पे ये समझाना चाहता हूं, करंट के बनने का जो बेसिक रीजन होता है बच्चा पार्टी, वो क्या होता है, वो होता है चार्ज। चार्ज ही करंट को, क्योंकि फ्लो ऑफ ए चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसका मतलब जो ये लॉ है ये किसके ऊपर काम कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। दिस इज द न्यू मिस्ट्री। ये किसके ऊपर काम करेगा, ये काम करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम कर रहा है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यही बताना चाहता हूं कि फिजिक्स इज अमेजिंग सब्जेक्ट। अब देखिए क्या बात निकल के आई है कि जब एक तरफ से जितना चार्ज, अब मेरे कहने का मतलब यहां है कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर सपोज कीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां से अगर जितना चार्ज यहां से निकलेगा उतना ही चार्ज यहां पे आके ये बना देगा।
अब जितना चार्ज ये निकलेगा उतना ही चार्ज ये लेके आ जाएगा, जितना चार्ज ये लेके निकलेगा उतना ही चार्ज ये यहां पे पहुंचा देगा, और टोटल जो सम है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। मतलब ये हुआ कि यहां पे चार्ज का कंजर्वेशन रहेगा, जितना चार्ज जंक्शन की तरफ जा रहा होगा उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर जा रहा होगा, ये कहने का मतलब है यहां पे। इसलिए हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज कहते हैं। बट यहां पे एक फन फैक्ट और भी है, अगर उस फन फैक्ट की बात करूं मैं, यहां पे एक फन फैक्ट और भी है। फन फैक्ट याद रखें, फन फैक्ट क्या है, वो है उस फन फैक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड नहीं रहता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डज नॉट होल्ड, वो यहां पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता। अब कहोगे कि कैसे, अब वो इस तरह से काम नहीं करता। देखिए बच्चा पार्टी, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास है जंक्शन, इस जंक्शन के ऊपर ये करंट आके मिल रहा है, ये करंट इससे निकल रहा है, ये करंट ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, जैसे ये करंट निकला इस प्रकार हो गया। अब सबको नाम दे दो, दैट इज द I1 करंट, दैट इज I2 करंट, दैट इज I3 करंट, दैट इज I4 करंट, और दैट इज I5 करंट। हो गया। अब मैं कहने का, मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूं कि सपोज कीजिए कि इस जंक्शन की तरफ चार्ज जा रहा है, जो करंट लेके जा रहा है चार्ज, और कुछ करंट इससे बाहर निकल रहे हैं, तो जो इसकी तरफ जा रहे हैं वो जंक्शन की तरफ चार्ज जा रहा है। अब चार्ज का मोशन हो रहा है, चार्ज का मोशन हो रहा है तो मोशन के कारण कौन आता है, मोमेंटम आता है। मोशन के कारण क्या होता है, मोमेंटम। इस बात को समझिए। अब जो ये चार्ज, अब इसमें से सपोज कीजिए कि ये वाला चार्ज लेके जा रहा है, और ये वाला भी चार्ज लेके जा रहा है, और ये वाला भी चार्ज लेके जा रहा है। जैसे ये चार्ज को लेके जाते हैं जंक्शन की तरफ, तो जंक्शन में जो वायर्स लगे हुए हैं, उस वायर के सरफेस के ऊपर, किसके सरफेस के ऊपर, वायर के सरफेस के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरफ। पहले क्या होगा, एक्यूमुलेशन, और फिर वो क्या जाएगा, जैसे कि अब ये लेके निकला, ये लेके निकला, तो जो जंक्शन वाले हैं पहले चार्ज को उस जंक्शन के ऊपर लेके गए, और वहां पे चार्ज हो गया एक्यूमुलेट। अब चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज की मोशन को अल्टर करेगा, क्योंकि आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो पॉजिटिव होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्सेलरेट होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। अब इलेक्ट्रॉन पहले कुछ वेलोसिटी के साथ था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बन गया, फिर चार्ज पार्टिकल किसी और वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी। अब डायरेक्शन चेंज हो गई तो मोमेंटम क्या नहीं रहेगा, कंजर्व नहीं रहेगा। मेनली कंसीडर करेंगे डायरेक्शन की बात, क्योंकि फिर मोमेंटम जो चार्ज है, चार्ज के मोशन के कारण मोमेंटम आया, और उस मोमेंटम के कारण जो है, उस मोमेंटम में चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ, चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसके कारण मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इस बात को। तो ये था किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं किरचॉफ्स के सेकंड रूल की। किरचॉफ्स सेकंड रूल, इसको सेकंड रूल भी बोलते हैं, मैश रूल भी बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं, सारे इसी के नाम होते हैं। इसको लूप रूल भी बोला जाता है, मैश रूल भी बोला जाता है। इसका कहने का मतलब यह होता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई भी सर्किट है, यहां पे एक बैटरी लगा दी, ये दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस, ये तीसरा हमारे पास रेजिस्टेंस। सर इसको थोड़ा उल्टा ले लो ताकि आपको, फिर ऊपर बैटरी मैंने लगा दी, थोड़ा आप सोचोगे कि ये पता नहीं कैसे हो गया। इसको उल्टा ले लेते हैं, थोड़ा उल्टा कर लेते हैं कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस नीचे, ऐसे इस प्रकार से, और नीचे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे क्या लगा दी मैंने, बैटरी लगा दी इस तरह से। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कौन है, R1, ये रेजिस्टेंस कौन है, R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ये रेजिस्टेंस है R4, और ये V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, अब V वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ये बात होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ये लूप दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, मैं इसको A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, इसको C नाम दे दूं, इसको D नाम दे दूं, इसको E नाम दे दूं, और इसको F नाम दे दूं। ठीक है, अगर मैं अलग अलग दो लूप बनाऊं, एक तो बना दूं A B E F A, इसको लूप बोल दूं फर्स्ट, और दूसरा बना दूं B C D E F, ये देखो ये हो गया लूप सेकंड। किरचॉफ्स का सेकंड रूल ये कहता है कि जब हम किसी लूप में घूमते हैं तो जितने भी
वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उसका सम प्लस में जो भी रास्ते में बैटरी आ रही है उसकी वोल्टेज, इन्हीं सब का सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। इस बात को मैं फिर से बता रहा हूं। सपोज कीजिए कि मैं इस लूप में घूमूंगा, लूप में घूमेगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस भी आएगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है, और बैटरी के पास भी क्या होता है? वोल्टेज होती है। तो ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस along with the वोल्टेज ऑफ ए बैटरी इज इक्वल टू में 0 के बराबर। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप और प्लस में बैटरी की जो वोल्टेज है उनका सब का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये होता है किरचॉफ्स का सेकंड रूल। इसको अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन ए मैश algebraic sum of all the voltage drop across various resistance along with EMF of a battery coming in the way जो रास्ते में आ रही है इज इक्वल टू 0। उन सब का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन द मैश और इन द लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनका एल्जेब्रिक सम अक्रॉस वेरियस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो, और किसके साथ? अलोंग विद ईएमएफ ऑफ बैटरी, जिसको वोल्टेज ही बोलते हैं, जो रास्ते में आते हैं, उन सब के सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझोगे कहां से? जब मैं इसके ऊपर किरचॉफ्स का रूल आपको लगा के दिखाऊंगा। सपोज कीजिए कि दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस, एंड नीचे एक रेजिस्टेंस और लगा दिया और एक बैटरी लगा दी इस तरह से। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3 और ये रेजिस्टेंस R4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको नाम दिया था A, इसको नाम दिया था B, C, D और E और F। इस प्रकार सबके नाम हो जाएंगे। अगर ये सब के नाम हो गए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहला ही काम, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने से पहले पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? सबसे पहला ही काम है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से करंट स्टार्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे आके खत्म होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट हुआ I, यहां से करंट चला I, यहां से करंट चला I। अब इस I को दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ऊपर जा रहा है रास्ता और दूसरा यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे करंट I बन गया तो यहाँ पे करंट कौन जाएगा? I2 जाएगा। यहाँ पे करंट कौन जाएगा भाई? I2 करंट। यहाँ तक कौन करंट आया? I2 करंट। और यहाँ पे कौन करंट पहुंचा? I1। फिर से ये दोनों करंट एक दूसरे में मिल रहे हैं तो क्या बना देंगे? I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 करंट मिलकर फिर से क्या बनाएगा? I करंट बनाएगा। कहने का मतलब ये है, यहां पे समझने का मतलब ये है, देखिए हमने I करंट दिया था, बैटरी ने I करंट दिया था, और जब हम पूरे सर्किट में घूम के आ गए तो वापस वो I करंट बन गया। I के दो पार्ट किए थे, I1 और I2, फिर से दोनों पार्ट मिलके I करंट मिला दिया, तब तो आपके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है कि बैटरी के टर्मिनल से कोई सा करंट चला और वापस कोई दूसरा करंट आया, तो फिर आप क्या हो जाएगी? आपकी स्टेटमेंट या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत हो जाएगा। आपको करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से सही से सोल्व करना होगा, सही से उसको लगाना होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले ये लूप पहला मान लेते हैं और इसको लूप फर्स्ट मान लेते हैं, इसको लूप सेकंड मान लेते हैं, और लूप बनाना तो इस पूरे को एक लूप और मान लीजिए, वो तीसरा लूप हो जाएगा। इस प्रकार ये टोटल करंट यहां पे लिख देता हूं, इज इक्वल टू I के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले लूप फर्स्ट की बात करते हैं, कैसे लगाते हैं वो देखिए, लगाना सीखिए आप। लूप फर्स्ट, और लूप फर्स्ट कौन है? लूप फर्स्ट है ABEFA। पहले लिख लेते हैं, यहां पे लूप कौन सा है? ABEFA। इस प्रकार से लिख लिया। अब हमें चलना भी कैसे है मैं सिखा रहा हूं, सीखते चलिए। हमें ऐसे ही चलना, A से B जाएंगे, B से E जाएंगे, E से F जाएंगे और F से A जाएंगे। सबसे पहले हम A से B गए,
ए से बी तक ना तो कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है, तो कुछ नहीं होगा। फिर हम गए बी से चल के ई तक गए। अब जब बी से ई तक जा रहे हैं तो रास्ते में हमें कौन करंट मिला, I1 करंट मिला, I1 करंट, और उसके साथ रेजिस्टेंस कौन था, R2। तो I1 इंटू R2 क्या बना देगा, वोल्टेज ड्रॉप बना देगा। मैंने कहा था ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है कैसे बनती है, V इज इक्वल टू I इंटू R, I1 इंटू R2। अब हुआ क्या, जब मैं बी से ई की तरफ जा रहा था तो जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा पॉजिटिव साइन। हमेशा याद रखें जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो आप लोगे पॉजिटिव साइन, उसको हम क्या लेंगे, हम पॉजिटिव के बराबर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या गए, अब ये हो गया। अब फिर से R3 और I1 आ गया और सेम डायरेक्शन है तो फिर से प्लस से I1 करंट एंड R3 रेजिस्टेंस हो गया। फिर हम जाएंगे ई से स्टार्ट होके एफ तक, ई से एफ तक गए, ना तो कोई रेजिस्टेंस ना कोई बैटरी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम चलेंगे एफ से चले, एफ से चले तो रास्ते में मुझे एक V वोल्ट की बैटरी मिली और उसका नेगेटिव टर्मिनल आया तो हम नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव का V। अगर पॉजिटिव टर्मिनल आता तो प्लस V लगाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल आया तो माइनस V। फिर आगे गए, I तो करंट है और R4 रेजिस्टेंस, और जिस डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में करंट, तो प्लस साइन के साथ I इंटू में R4। टोटल का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई करके दिखाना जब आप किरचॉफ के सेकंड रूल की बात करते हो। अब सेकंड लूप की बात करते हैं, लूप सेकंड, वो लूप कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूं B C D E और B, ये वाला B C D E B। अब फिर से कहां से कहां जाएंगे, B से C में जाएंगे। जब आप B से C जा रहे हो, B से C जा रहे हो तो ना तो कोई करंट है और ना कोई रेजिस्टेंस है, तो कुछ नहीं लिखना। अब गए आप C से D तक, अब आप गए C से D, अब C से D जा रहे हैं तो R1 तो रेजिस्टेंस है और I2 करंट है। ठीक है, R1 रेजिस्टेंस है और I2 क्या है, करंट है, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट, तो किसका साइन, प्लस का साइन। अब हम चलेंगे डी से ई, डी से ई में ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है, केवल करंट जा रहा है, तो कुछ नहीं बनेगा। अब जाएंगे हम ई से, स्टार्ट हुए ई से, हम तो जा रहे हैं इस तरफ और करंट जा रहा है उस तरफ, मतलब क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि हम तो कहां आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, और करंट जा रहा है इस तरफ, तो नेगेटिव साइन। I1 इज द करंट, R3 इज द रेजिस्टेंस, तो यहां पे लिखेंगे R3 इंटू में I1, ये लिख दिया इस प्रकार से। फिर आगे वाला हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट उस तरफ, फिर से नेगेटिव साइन। R2 इज द रेजिस्टेंस एंड I1 इज द करंट, B पे पहुंच गए वापस। टोटल का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन होगी 2। अब इसके बाद और आपको लगा के दिखाना, तो आप इस पूरे रूप में लगा के देख सकते हो, A B C D E F A। अगर थर्ड लूप भी आपको बनाना है तो आप बना सकते हो A B C D E F A, इस पूरे में घूम जाओ, A से जाओ B तक, B से C में कुछ नहीं, C से D में आएगा, D से E में कुछ नहीं, E से F में कुछ नहीं, F से A में आपके पास है। इसके ऊपर भी आप लगा के देखते हो, आप खुद लगा के देखिए, आपके पास एक इक्वेशन और आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये था किरचॉफ्स का सेकंड रूल। किरचॉफ्स का जो सेकंड रूल है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, किरचॉफ्स का सेकंड रूल जो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिमेंबर दैट। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि किरचॉफ्स का जो सेकंड रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये फन फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे आप इजीली उसके अंदर काम कर सकते हो। इसके इजीली आप क्या कर सकते हो, आप कोई क्वेश्चन आएगा आपसे, मान लिया जाए कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर, तो इजीली बता सकते हो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम कर रहा है। ये होगा। अब इसी को जो अभी मैंने किरचॉफ्स के सेकंड रूल को हमने जो पढ़ाया है, इसी के बेस के ऊपर एक टॉपिक पढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, चाहे बोर्ड ले लो, चाहे कोई कंपटीशन ले लो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन से पहले आपको कुछ समझाऊंगा मैं, उसके बाद ही आपको डेफिनेशन समझ आएगी। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपके पास पहले इसका ये डायग्राम बना लेते हैं।
सपोज कीजिए कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है और चारों रेजिस्टेंस को हमने ऐसे लगा दिया है। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा रेजिस्टेंस, और बीच में यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है इस तरह से, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसको बाहर से हमने जोड़ दिया बैटरी से इस प्रकार से, V वोल्ट की बैटरी, जिसका एक पॉजिटिव और दूसरा क्या टर्मिनल होगा, नेगेटिव। इस रेजिस्टेंस को नाम दिया P, रेजिस्टेंस का नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर आपको ऐसी जो फिगर में सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन कहीं पे मिल रही है, ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है, तो अगर ऐसी कंडीशन के बाद P बाय Q का रेशियो R बाय S के रेशियो के बराबर आ जाए, यानी कि P बाय Q का रेशियो R बाय S के रेशियो के बराबर आ जाए, तो जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो दिस इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। कहने का मतलब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज स्टेट्स दैट द 4 resistor P, Q and R, S, 4 resistance P, Q and R, P, Q, R and S are arranged as shown in the figure. Then at a balanced condition P by Q is equal to R by S, current in the galvanometer is equal to 0 के बराबर, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम बना लेते हैं, मैं बता देता हूं, देखिए, if 4 resistance P, Q, R and S arrange as shown in figure, जैसे फिगर में दिखाया गया ऐसे है, then तब at balanced condition P by Q is equal to R by S, current through galvanometer is 0, यानी कि किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, Ig की वैल्यू, मतलब Ig इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब इस बात को प्रूव करना है कि जब बैलेंस्ड कंडीशन आती है तो उस टाइम के ऊपर आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा तो P बाय Q R बाय S के बराबर हो जाएगा। ये अब हमें प्रूव करना है, ये हमें शो करके दिखाना है कि जब बैलेंस्ड कंडीशन होती है, जब Ig 0 के बराबर होता है तो P बाय Q R बाय S के बराबर होता है। इसको शो करना है। अब इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे पहले किया था। सपोज कीजिए I अमाउंट में करंट चला तो I यहां तक पहुंचा, इसमें से कितना गया, I1 चला गया, इसमें से कितना जाएगा फिर I2, क्योंकि दो टुकड़े कर लिए, दैट इज I2, और नीचे कौन पहुंच गया, I1 पहुंच गया। I2 का एक पार्ट जिसको हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर करंट Ig, वो आ गया इसमें से, तो यहां पे कितना बचा होगा, यहां पे बचा होगा I2 माइनस Ig। मैंने क्या कहा, I2 करंट गया था, इसको फिर से दो रास्ते दिखाए, I2 में से Ig तो गैल्वेनोमीटर में से आ गया, तो वहां पे कितना गया होगा, I2 माइनस Ig। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे कौन आया, Ig आया, यहां से I1, दोनों फिर से मिल गए, यहाँ पे कौन मिल गया, I1 प्लस Ig। ये I1 प्लस Ig यहां पहुंचा और I2 माइनस Ig यहां पहुंचा, ठीक है। अब ये दोनों का सम होगा, सम होके इसमें आएंगे, देखिए करके देखिए एक बार सम, दैट इज I2 माइनस Ig प्लस इसका भी, दैट इज I1 प्लस Ig। Ig से Ig क्या हो गया, क्या I1 प्लस I2 बचा। अब देख लीजिए, जब यहां से स्टार्ट किया था आपने, तो आपने जब स्टार्ट किया था तो I करंट दिया था, I के दो टुकड़े किए थे, एक I1 एक I2, ये पूरे सर्किट में घूम के आ गया और फिर से रास्ते में क्या निकला, I1 प्लस I2। तो I करंट दिया था और वापस से क्या निकल के आ गया, I करंट। तो हमारे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो किरचॉफ का रूल लगा लेंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ये आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया इसको, ये होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लूप बना लेते हैं, एक पहला लूप बना लेते हैं, एक दूसरा लूप बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये फर्स्ट लूप है और ये लूप है सेकंड, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब पहले लूप में जाएंगे और इसका नाम रख लेते हैं कुछ भी। इसका नाम लिख लिया मैंने A, और यहां पे रख दिया B, यहां पे C, और यहां पे D, और इसके बाद इनको नाम दे दो E,
इनको नाम दे दो f, इस प्रकार नाम दे दी, ठीक है। पहला लूप लेते हैं, फर्स्ट लूप की बात करते हैं, और फर्स्ट लूप हो जाएगा a b, a से b जाएंगे, b से d, d से a से b, d a, ये पहला लूप हो जाएगा। देख लीजिए a b d a, दिस इज द फर्स्ट लूप। अगर ये फर्स्ट लूप है, अगर ये पहला लूप है, तो सबसे पहले a से b जाएंगे। जब हम a से स्टार्ट हुए और b तक गए, जब a से b की तरफ जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में करंट, तो साइन हो जाएगा प्लस का, और I2 करंट है, P रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा P इंटू I2 के बराबर। अब हम जाएंगे B से स्टार्ट होके D तक, B से स्टार्ट होके D तक, तो जिस डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में करंट, करंट इज IG एंड रेजिस्टेंस इज G, तो प्लस साइन के साथ G रेजिस्टेंस है और IG क्या उसका करंट है। अब जब हम जाएंगे D से लेके A तक, जब D से लेके A तक जा रहे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, तो नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन होगा तो होगा क्या हमारे पास I1 और R, I1 इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस, और टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब लूप सेकंड की बात करते हैं, दूसरे लूप की बात करते हैं। दूसरा लूप हमारे पास कौन था, D से स्टार्ट करो B तक, D B C D। अब मैं एक बात आपको और बता देता हूं, यहां पे जैसे मैं स्टार्ट करता हूं A B D A, ऐसे आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, जरूरी नहीं कि मैंने जो लूप लिया वही लो, आप यहां से स्टार्ट कर लो B D A B, ऐसे कर लो, आप यहां से कर लो D A B D, ऐसे आपका जो मर्जी आए वहीं से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, कहीं से लूप बना लो, जरूरी नहीं वो। अब मैंने स्टार्ट किया D से गया मैं B तक, ऐसे आपका मन करे तो D से इस तरफ चले जाओ, इस तरफ चले जाओ, इस तरफ, आप इससे स्टार्ट कर लो, आप उससे स्टार्ट कर लो, किसी से सिलेक्ट कर लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हम जाएंगे D से B तक, D से B तक, देखो D से गए B की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, तो साइन होगा माइनस का, और IG इज द करंट एंड G इज द रेजिस्टेंस। अब हम गए B से C तक, जिस डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में करंट है, तो क्या आ जाएगा प्लस का साइन, और क्या है I2 माइनस IG इंटू में Q रेजिस्टेंस है। फिर हम गए C से D तक, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस साइन होगा, और हमारे पास हो जाएगा I1 प्लस IG इंटू S, टोटल किसके बराबर होगा, समेशन 0 के बराबर। सबका समेशन किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब समेशन आ गया 0 के बराबर। अब क्या कहता है, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, जब आप बैलेंस कंडीशन की बात करते हो, बैलेंस कंडीशन, करंट इन गैल्वेनोमीटर किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। बैलेंस कंडीशन का मतलब यह है कि जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है, बी पॉइंट का पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल किसका हो जाएगा, डी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर में करंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब इनका पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट को क्रिएट करता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो वहां करंट भी नहीं होगा। हम ये मान के चलते हैं कि बी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर कि भाई गैल्वेनोमीटर में करंट 0 क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम था या अलग था या क्या था। और इसके ऊपर तो अब की बार एक क्वेश्चन आया भी हुआ था नीट में 2022 में, वो भी मैं बता दूंगा कैसे पूछा गया था। अब देखिए, अब ये बात होगी एट बैलेंस कंडीशन IG 0, तो इसके अंदर IG 0 पुट कीजिए, पहले इक्वेशन बनाएंगे उसको, देखिए P इंटू I2 हो गया, इसके अंदर पुट करता हूं, IG की वैल्यू 0 पुट की तो G इंटू 0 0 हो जाना, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, और माइनस I1 इंटू R, माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या लिखूंगा, P इंटू में I2 इज इक्वल टू में I1 इंटू R, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसी प्रकार जो नीचे वाली इक्वेशन है, इसके अंदर IG को 0 पुट कीजिए, IG को 0 पुट किया, IG इंटू 0 0, यहां पे 0 बचा, प्लस यहां पे I2 माइनस 0, और बाहर कौन है, Q है, माइनस साइन के साथ I1 प्लस 0, और बाहर कौन है, S, टोटल किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गोट दैट इज I2 इंटू Q माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो Q इंटू में I2 इज इक्वल टू में S इंटू में I1, ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दे, यानी कि 1 बाय सेकेंड कर दे, 1 इक्वेशन बाय सेकेंड। तो पहली इक्वेशन क्या थी, P इंटू में I2 इज इक्वल टू में Q, सॉरी P इंटू I2 I1 इंटू R, ये था भाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय में Q इंटू में I2
डिवाइडेड बाय में s इंटू में I1, I1 से I1, I2 से I2, कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S के बराबर। तो हमने प्रूव कर दिया कि जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो होता है, अब इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सारा एक पे आ जाए। यहां से हमने प्रूव कर दिया, देखिए ये प्रूव कर दिया, जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है, बैलेंस कंडीशन आती है, तो P बाई क्यू R बाई S के बराबर होता है। कुछ भी नहीं किया, इस लूप के अंदर किरचॉफ्स लॉ लगाया, इस लूप के अंदर किरचॉफ्स लॉ लगाया, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट है उसको जीरो किया, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है, तो P बाई क्यू R बाई S के बराबर होगा। इस तरह से इस सिचुएशन को टैकल किया है। यहां पे ये हमारे पास आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब की बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपको पता होगा अब P बाई क्यू R बाई S के बराबर होता है, तो उसने क्या बोला था, उसने क्वेश्चन को ऐसे कर लिया कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है 4, और यहां से इसको बैटरी से जोड़ दिया, बीच में इसने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये हो गया P और ये हो गया R, ये हो गया X और ये हो गया Y, इस प्रकार, ठीक है, यहां पे Y होगा। अब वो ये पूछना चाहता था इसके अंदर कि जो Y है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, कुछ इस टाइप से था, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं, पर इस टाइप से था कि Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इस बात का आंसर कहां पे छुपा हुआ है, हमें पता है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर P बाई क्यू R बाई S के बराबर होना चाहिए। तो Y की वैल्यू इस तरह हमारे पास अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर होनी चाहिए जिसमें P बाई X R बाई Y के रेशियो के बराबर हो जाए, यानी कि ये Y और ये X इस तरफ से एडजस्ट होने चाहिए कि इन सब पूरी की पूरी किसके अंदर बन जाए, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन बन जाए। इस तरह से होनी चाहिए, ना बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए, ज्यादा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए इन दोनों की वैल्यू, ताकि इजीली हम उसको क्या कर सके, फाइंड आउट करें। इस तरह से सिचुएशन एग्जिस्ट करवाई थी। जब आप क्वेश्चन देखोगे करोगे तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो दैट इज फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड इससे पहला वाला टॉपिक आपको बताया ही था, किरचॉफ्स लॉ। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, यार सर्किट है आपके अंदर, शोन इन द फिगर, ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी जीरो। इस ए पॉइंट के पोटेंशियल को कितना मान लिया, जीरो के बराबर मान लिया है। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी के ऊपर पोटेंशियल बताना, ये आपको कह रहा है। अब क्या दिख रहा है आपको, यहां से आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, और यहां से भी करंट आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार है। अब आपने यहां पे सबसे पहले सिचुएशन को टैकल करना है। कुछ हुआ ऐसा होगा कि इस तरफ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है और इस तरफ बन गए 2 एम्पियर, तो इसका मतलब यहां से जो करंट आया वो 1 एम्पियर ही होगा। यहां से करंट आया 1 एम्पियर, तभी तो इस 1 एम्पियर करंट और इस एक, ये जो 1 एम्पियर करंट और ये वाला 1 एम्पियर करंट, दोनों ने मिलकर 2 एम्पियर करंट वो इस तरफ जा रहा है। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से 1 एम्पियर करंट गया, यहां आके 2 एम्पियर बना, कैसे बना होगा, क्योंकि यहां से 1 एम्पियर करंट आया होगा, यहां से 1 एम्पियर करंट आया होगा, ये 1 एम्पियर करंट और ये 1 एम्पियर करंट मिलके इस तरफ कितना गया होगा, फिर 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, इस प्रकार। और इस प्रकार यहां से भी कितना आया होगा, 2 एम्पियर करंट आया होगा, यहां पे भी कितना होगा, 2 एम्पियर करंट, इसमें से 1 एम्पियर यहां चला गया और 1 एम्पियर यहां चला गया, जो आगे दिखा रहा है। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हमें ए से बी तक जाना है, और ए से बी तक जाके इसने क्या पूछा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी के ऊपर, तो बी के ऊपर पोटेंशियल पूछना है इसने, तो वी एट बी, बी के ऊपर। अब हम क्या चलेंगे, बी से लेके चलेंगे और यहां तक ये बना लेंगे सर्किट। हाँ, एक खास बात और बता दूं मैं, किरचॉफ्स का जो करंट रूल होता है वो ओपन सर्किट में भी लग सकता है, और किरचॉफ्स का जो वोल्टेज का रूल होता है वो हम क्या लगाते हैं, लूप के अंदर लगाते हैं, बट करंट रूल को हम क्या लगाते हैं, ओपन सर्किट में भी यूज कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी था जो मैंने आपको बताना था। अब हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे बी से, चलेंगे बी से जाएंगे हम डी पे, और डी से जाएंगे हम सी पे, और सी से जाएंगे हम ए पे। इस प्रकार इसको टैकल करना, यानी कि हम ये सोचेंगे, जब क्वेश्चन हमारे पास आया मेंस 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम ये सोचेंगे कि बी से डी और डी से सी, सी से अगर मैं इस रास्ते पे जाऊं तो ए पॉइंट का तो पहले ही पोटेंशियल अगले ने क्या बोल दिया, जीरो के बराबर बोल दिया है। तो हम यहां से लेके और यहां तक अगर मैं घूम के आऊं, इस पॉइंट से चल के और इस पॉइंट तक मैं घूम के जाऊं, तो हमारे पास बी पॉइंट का पोटेंशियल आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखिए बी पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया वीबी है, वीबी है। अब मैं चला, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आया, मैंने लिख दिया -2, या लिख लो आप ऐसे, कहां गए हो, ये रहा, ये होगा बी पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू, बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वीबी,
बी पॉइंट का पोटेंशियल वीबी। अब हम चले आगे की तरफ चले तो माइनस का 2 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो माइनस लगा दिया, माइनस। अभी बताया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो -2, प्लस टर्मिनल आया तो प्लस का। अब आगे कुछ नहीं है, फिर डी से सी में पहुंचे। डी से सी में 1 एंपियर का करंट और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो प्लस का साइन 2 × 1 ये हो गया, 2 × 1। फिर हम जाएंगे सी से ए तक। सी से ए के गया तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आया, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आया, उस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी 1 वोल्ट हो गया। फिर पहुंच गए हम ए के ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस ए वोल्ट, प्लस वी ए वोल्टेज, क्योंकि ए पॉइंट की वोल्टेज वी है। अब देखिए 2 × 1 2, ये इससे कैंसिल आउट, V × B इज इक्वल टू में प्लस 1 वोल्ट, और VA की वैल्यू कितनी है, 0 है, खुद ने बोल रखा है A पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट के बराबर, प्लस 1 वोल्ट के बराबर, न कि माइनस वोल्ट। यहाँ पे आपको देखो, ये आप नहीं निकालोगे मुझे पता है, ये आप नहीं निकालोगे मुझे ये भी पता है, पजल आप इन दोनों चीजों में होगे। और उसके पजलिंग का रीजन यही है कि बी का पोटेंशियल है, हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं VBA, जिसको हम क्या कहते हैं, VB - VA के बराबर, ये निकालना चाहते हैं। तो VB - VA कैसे चलेंगे, हम इस पॉइंट से चल के यहां तक पहुंचेंगे, फिर यहां तक आएंगे, फिर यहां तक आएंगे, माइनस आए तो माइनस, प्लस आए तो प्लस, बैटरी का उस हिसाब से करंट की डायरेक्शन सेम, तो क्या हो जाएगा, प्लस, अपोजिट है तो माइनस, तो आपके पास प्लस 1 वोल्ट आएगा। इसको ध्यान से लगाना, यही क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो, और कोई गलती नहीं होगी आपसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर कर लीजिए फ्लोइंग टू स्टेटमेंट, किरचॉफ्स जंक्शन रूल फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सही बात है, पहले ही बताया था जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। किरचॉफ्स लूप रूल फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, ए एंड बी इज रॉन्ग, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 30 सेकंड में 20 सेकंड का क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब ये है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन ये रहा, देखिए याद है, 5 इक्वल रजिस्टर आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो 5 इक्वल रजिस्टर हैं। स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, 5 इक्वल रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, इस प्रकार कनेक्ट किए गए हैं। ए बैटरी ऑफ V वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच बैटरी लगा दी गई है। द करंट फ्लोइंग इन द AFCEB विल बी, AFCEB के अंदर कितना करंट जा रहा होगा ये। अब क्या होता है कि ये क्वेश्चन भी 2004 के अंदर आया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब बच्चा देखता है तो इसकी जो डायग्राम को देख के वो थोड़ा सा पजल हो जाता है, पता नहीं कैसा डायग्राम दे रखा है। बट आपको इसको देख के, डायग्राम को देख के आपको पजल होने की जरूरत नहीं, इसको सिंपलीफाई कर लेते। कैसे, मैं क्या करता हूं, इस ए वाले तार को पकड़ के और इस तरफ खींच लेता हूं, ऐसे इस तार को पकड़ के इस तरफ खींच लेता हूं। कैसे खींच लेता हूं, देखिए मैं ऐसे खींच लेता हूं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वाली बात हो गई, अब ये वाली बात हो गई हमारे पास। अब देखिए आगे एक रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया ये, ठीक है, और इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको उठा रहा हूं यहां से, इसको उठा के इस तरफ लेके जा रहा हूं, इसको उठा के इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो देखिए दैट इज द रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस ये रहा, और ये पॉइंट नीचे ले लिया जिसको बी पॉइंट बोल दिया, इसको उठा के नीचे की तरफ कर दिया, और ये पॉइंट था हमारे पास ई, और ये रेजिस्टेंस कितना है आर, और नीचे वाला रेजिस्टेंस भी कितना आर है। अब हुआ क्या, इससे हमने एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट करना है, वो रेजिस्टेंस भी आर है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या बोला, सी बोला, इस पॉइंट को हमने डी बोला। अब क्या हुआ, ये वाला रेजिस्टेंस, देखिए ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस बनाना रहता है, मैं इसको उठा लेता हूं यहां पे, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों भी किसके बराबर है, आर के बराबर है। और ये पॉइंट कौन हो गया, एफ, और एफ पॉइंट से कौन कनेक्टेड है, ए वाला पॉइंट। इस तरह की सिचुएशन बन गई, आपको दिखाई दे रही होगी ये सिचुएशन। अब ये सिचुएशन किसकी बन गई, ये सिचुएशन व्हीटस्टोन ब्रिज की। 1 2 ये किसका काम करेगा, पी का, ये किसका, क्यू का, ये किसका, आर का, ये एस का। देख लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज इसी तरह का तो था, 1 2 3 4 और बीच में एक रेजिस्टेंस, इसी प्रकार देखिए ये बन गया 1 2 3 4, बीच में एक रेजिस्टेंस, वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा था, यहां रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर गई। अब देखिए क्या P/Q का रेशियो R/S के रेशियो के बराबर है। अगर दोनों इक्वल हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस है, और इस बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, जीरो करंट आ जाएगा। बीच वाली करंट में जिसको IG बोलते थे वो कितना हो जाएगा, जीरो। अब P की वैल्यू कितनी है, R है, Q की वैल्यू भी कितनी है, R है, और
R की वैल्यू भी कितनी है, R है, और S की वैल्यू भी कितनी है, R, सबसे कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू में 1। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं। अब बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। इस तरह से ये बन गया, ये बन गया, ये पॉइंट हो गया A, और ये पॉइंट E हो गया, ये पॉइंट B हो गया, यहां से करंट चलेगा, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट हो गया D, और कुछ ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, क्योंकि सर ये बीच वाला रेजिस्टेंस कहां गया, अभी अभी तो बताया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाले पॉइंट को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं, और जिसके अंदर करंट नहीं उस ब्रांच का कोई काम ही नहीं है। अब कोई काम नहीं है तो ये हमारे पास हो गया इतना। अब उसका क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द AFCEB पार्ट, AF, A ये पॉइंट F था, इसमें मतलब AFCEB पार्ट, यहां से कितना करंट जाएगा ये पूछना। सपोज करो यहां से I करंट चला, इसके अंदर से कितना हो गया I1, इसके अंदर से कितना करंट गया I2, फिर से यहां कौन पहुंचा I1 और यहां कौन पहुंचा I2, दोनों ने फिर से मिल गए और मिलके फिर से क्या कर दिया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें करना क्या होगा वो देखिए आगे। आगे हमें ऐसा करना होगा, सपोज कीजिए इसके बीच की बैटरी क्या है, V वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब इसमें I1 है, इसमें भी I1, तो दोनों रेजिस्टेंस किसमें है भाई, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में है तो इसको मैं कुछ और सिंपलीफाई करके कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस टोटल को, इसको यहां पे A पॉइंट हो गया, ये पे F पॉइंट हो गया, और इसके बीच में एक पॉइंट था C वाला, यहां पे कोई C पॉइंट था, इसके बाद ये पॉइंट आ गया E पॉइंट, ये E पॉइंट और ये B पॉइंट, तो AFCEB इसके अंदर। अब यहां से कौन करंट जा रहा था I1, यहां से कौन करंट था I1, यहां से कौन करंट था I2, यहां से कौन करंट था I2, R प्लस R कितना बना दिया 2R, R प्लस R कितना बना दिया 2R, और बाहर से हमने कितनी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया है, बाहर से V वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया है, ये कर दिया V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब आपको पता पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी V वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी V, इसके अंदर से करंट कितना I1 और उसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो करंट किसके बराबर होगा I1 इज इक्वल टू में V बाय में रेजिस्टेंस, इसी के बराबर। सो करंट I1 इज इक्वल टू में V इज द वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम, जितनी वोल्टेज इसकी उतनी इसकी, और वोल्टेज कितनी है V के बराबर, टोटल रेजिस्टेंस 2R, तो डिवाइडेड बाय में 2 into R, तो करंट इज V by 2R। आंसर देख लीजिए, V by 2R, सी ऑप्शन इज करेक्ट, V by 2R। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। मैं ये क्वेश्चन देखिए, आप ये कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, आप तो कहते हैं तुरंत सोल्व हो जाएगा, आप तो 30 सेकंड में सोल्व करने के दावे कर रहे हो, ऐसा बता रहे हो, ये सब बातें फिर ये तो फेक हो गई। फेक नहीं हुई ये बातें, उसका भी एक रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब क्या हो रहा है कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ऐसे सोल्व करना, तो जब मैं समझाऊंगा तो 2-3 मिनट तो लगेंगे। अब आप जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको ये पता चल चुका, अब आपको पता करने की जरूरत नहीं, आप देखोगे तुरंत बता दोगे कि ये बीच वाला उठ जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, बीच वाला उठ गया, ऊपर वाली ब्रांच में बताना है V वोल्ट की बैटरी, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम। अब मैं दिखा रहा हूं, ये डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा ये 2R V वोल्ट की बैटरी, I1 हो जाएगा V by 2R, लिख दो डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए नीट सेकंड 2016, एक बार जब लीक हुआ था पेपर, तो उसके बाद दोबारा से उसको पेपर को हेल्ड किया गया था, तो उसके अंदर देखिए क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, V और VB। देखिए VA माइनस VB माइनस VB माइनस VB, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए VA से स्टार्ट होइए और VB तक जाइए। V से स्टार्ट हुए, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस 2 एंपियर करंट, तो कितना, जिस डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में, तो प्लस साइन, 2 ओम का रेजिस्टेंस 2 एंपियर करंट। आगे प्लस 3 वोल्ट की बैटरी, प्लस साइन लगाया, क्यों लगाया प्लस साइन, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो प्लस का 3 वोल्ट। आगे 2 एंपियर करंट, 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो प्लस कितना हो जाएगा 2 into 1, तो 2 दूनी 4, 3 7 और 2 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 वोल्ट, तो डी ऑप्शन आ गया 9 वोल्ट, हो गया सोल्व तभी। अब करते हैं नेक्स्ट की बात, इसकी बात करते हैं, देखिए क्या कहता है, इन द सर्किट शोन इन द सेल A एंड B हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस,
आपको दिखाया गया ए सेल का और बी सेल का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि वो 0 के बराबर ही मान लीजिए। वीए बैटरी R1 रेजिस्टेंस, ए वाली बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, ये बैटरी 12 वोल्ट की है, और इसका जो रेजिस्टेंस है R1 वो कितना दे रखा है, 500 ओम के बराबर दे रखा है, और R रेजिस्टेंस 100 ओम के बराबर दे रखा है। द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन। इस बात को समझिए, ये पॉइंट है, तभी ये क्वेश्चन 2012 के अंदर पूछा गया। जब सीबीएसई पीएमटी हुआ करती थी, नीट नहीं हुआ करता था, तो 2 पेपर लेते थे, एक पहले मेंस होता था, उसके बाद फाइनल होता था। इस प्रकार द वैल्यू ऑफ वीबी, अब इस वीबी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि कितनी वोल्टेज होगी इसकी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात सोचनी पड़ेगी, और ये बात सोचनी पड़ेगी, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो न करने का मतलब यह है कि इस ब्रांच में जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर इस ब्रांच में करंट ही नहीं है तो मुझे इस ब्रांच का कोई काम भी नहीं है, मुझे इस ब्रांच को रखना भी नहीं है। जिस ब्रांच में करंट नहीं होता उस ब्रांच को हमें रखना नहीं, इसको तोड़ के फेंक दो दूर, इसको भगा दो दूर, इसको रखो ही मत। ये सर्किट बन जाएगा R1 रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम दे रहा है, R1 की वैल्यू 500 ओम दे रहा है, और इसकी 12 वोल्ट बैटरी जिसको बोला VA। ये जो आगे वाला पार्ट है ये खत्म हो गया है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। नो डिफ्लेक्शन का मतलब करंट 0, और इस पार्ट में कोई करंट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ये बता रहा है। ठीक है, अब 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट निकाल लीजिए, इसमें कितना होगा, V बाय टोटल रेजिस्टेंस R टोटल। ठीक है, तो V होगी 12, R टोटल कितना, 500 प्लस 100 600, इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/50 एम्पियर, ये आ जाएगा। ये करंट आया। अब ये करंट आ रहा है, मतलब यहां से ये करंट आया, ये चला और ऐसे चलेगा, कितना करंट आया, 1/50 एम्पियर। यहां से भी कितना आया, 1/50 एम्पियर, ये आया। अब सोचने की बात ये है, अब सोचने की बात क्या है, सोचने की बात यह है कि इस ब्रांच के अंदर से कितना करंट, 1/50 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस कितना, 100 ओम। तो इसके पास वोल्टेज कितनी होगी, इसके पास वोल्टेज होगी V इज इक्वल टू I इंटू R, दैट इज करंट इज 1/50 और रेजिस्टेंस इज 100 ओम, ये रहा। तो इससे कैंसिल होकर कितना, 2 वोल्ट। मतलब इस ब्रांच के पास कितनी वोल्टेज है, 2 वोल्ट है, बाकी 10 वोल्ट किसने रख ली, इसने रख ली। मतलब इस ब्रांच के पास कितनी वोल्टेज, 2 वोल्ट। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है भाई, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। कहने का मतलब ये इसके पास कितनी वोल्ट, 2 वोल्ट, और ये इसके किसमें है, बैटरी पैरेलल में, तो इसकी भी वोल्टेज क्या होगी, 2 वोल्ट के बराबर होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में एक बात जरूर स्टक कर रही होगी कि अगर इस ब्रांच में करंट 0 है तो इसकी वोल्टेज भी 0 होनी चाहिए, ऐसा सोच रहा होगा कोई बच्चा। बट मैं बता दूं, इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होने का मतलब यह नहीं कि बैटरी की कोई वोल्टेज ही नहीं है। यहां पे अगर रेजिस्टेंस होता तो अलग बात होती, पर यहां पे कौन है, यहां पे एक बैटरी है, जो बैटरी अपने खुद के वोल्टेज को कैरी करके चलती है। तो ये रेजिस्टेंस है जिसके पास 2 वोल्ट था, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो आंसर इज बी आंसर। और मैंने पहले ही बताया था आपको ये बात कि हमेशा याद रखें कि सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, जिसको स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं, और फिर एक पोटेंशियोमीटर और पावर वाला टॉपिक। 2-3 लेक्चर में यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए मेंशन कर दिया गया, वहां जाके आप उसको भर दीजिए। ठीक है।